हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे दूसरी वीडियो। आज भारतीय वन अधिनियम का दूसरा पार्ट है, पार्ट टू। तो पार्ट टू में हमने पार्ट वन में हमने धारा 6 तक करा दिया था, धारा 7 तक करा दिया था। तो इसके बाद आज धारा 8 से शुरू करेंगे, धारा 20 तक जाएंगे। तो 8, 9 और 10 तीन धाराएं दे रखी हैं। इसमें क्या होता है, इससे पहले हम आपको रिवाइज करा लें। इससे पहले क्या पढ़ाया था हमने, धारा 1। धारा 1 में क्या है, ये भारतीय वन अधिनियम 1927। तो 1927 जो है भारतीय वन अधिनियम, इसमें क्या दे रखा है। सबसे पहले धारा 1 है जिसमें नाम विस्तार, कहाँ तक विस्तार है इसका, तो संपूर्ण भारत में है। और नाम क्या है, भारतीय वन अधिनियम 1927। और इसके बाद धारा 2 आ जाती है। धारा 2 में है निर्वाचन खंड, उसमें 7 पॉइंट दे रखे हैं। तो निर्वाचन खंड में सभी पॉइंट दे रखे हैं कि वन अधिकारी कौन होगा, पशु की श्रेणी में कौन आ रहा है, वन उपज क्या है, इन सब की डेफिनेशन उसमें दे रखी है। उसके बाद आता है आरक्षित वन बनाने की शक्ति सरकार के पास है। फिर आरक्षित वन बनाने के लिए वन बंदोबस्त अधिकारी। फिर उसके बाद जांच आ जाती है। उसके बाद 6 में जांच, 7 में जांच। तो इसके बाद 8 यहाँ पे है। तो 8 में क्या है, वन व्यवस्थापन अधिकारी की शक्तियाँ। अब वन व्यवस्थापन अधिकारी की शक्तियाँ क्या होती हैं वो यहाँ दे रखी हैं। जैसे वन व्यवस्थापन अधिकारी स्वयं या तो स्वयं कर सकता है या किसी को आदेश दे सकता है कि आप करके आइए वहाँ पे। तो वहाँ पर आप प्रवेश करो, नक्शा बनाओ, अभ्यांकित करो, सर्वेक्षण करो। ये सब चीज़ किसी को भी भेज सकता है और यह खुद जा सकता है। तो उसके पास ये पावर है। मतलब उसके बाद प्रवेश करने, नक्शा बनाने, अभ्यांकित करने, सर्वेक्षण करने की शक्ति। तो क्या हो गया, धारा 8 हो गई। तो सीधे सीधे आएगा कि वन व्यवस्थापन अधिकारियों की शक्तियाँ किस में दे रखी हैं, वो ले लेते हैं धारा 8 में। धारा 9 में क्या है, अधिकारों का निर्वापन। मतलब अगर कोई दावेदार, अगर कोई ज़मीन का दावेदार जिसको हम आरक्षित बनाने की घोषणा करने जा रहे हैं या उसका प्रयास कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं आरक्षित बनाने के लिए, अगर उस पर कोई ये कह देता है कि हमारा ये दावा है, तो अगर वो दावा है परंतु वो 6 और 7 के दौरान जब जांच हो रही होती है, 3 महीने का जो समय होता है, उस समय वो वहाँ पर नहीं आता है, तो क्या है, उसका एक दावा निर्वापन माना जाएगा। मतलब उसका दावा ठुकरा दिया जाएगा और जो भी उसके द्वारा मतलब दावा किया जा रहा है वो माना नहीं जाएगा। तो उस समय काल अवधि में वो अगर नहीं प्रवेश होता है। धारा 9 में क्या है, निर्वापन। अगर वो धारा 6 और 7 के दौरान जांच का समय, मतलब 3 माह का जो समय है, यदि अधिकार का कोई दावा प्रस्तुत नहीं करता है, नहीं होता है, तो वह धारा 20 की अधिसूचना जारी होने पर निर्वापित हो जाएंगे। ये वाली लैंग्वेज है बस। यह लैंग्वेज क्या है, निर्वापित मतलब क्लोज हो जाएंगे एक तरह से। धारा 10 स्थानांतरित खेती पद्धति संबंधी दावों से बरतना। मतलब कोई ये कहता है कि इस जगह पे हम स्थानांतरित खेती करते हैं, तो क्या है, वहाँ भी एक खेती का मैटर आ रहा है कि हमारी वो ज़मीन का दावा आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी अगर सरकार उसे समुचित समझती है, क्योंकि स्थानांतरित खेती तो यहाँ भी हो सकती है, कहीं दूसरी जगह भी हो सकती है। अगर सरकार को लगता है कि इस ज़मीन को छोड़ के कहीं और इसको स्थानांतरित खेती करा दी जाए, तो वो ऐसा प्रयास भी कर सकती है। अगर ऐसा समुचित लगता है तो राज्य सरकार ऐसा कर सकती है। यही बात इसमें दे रखी है। धारा 10 में है वन व्यवस्थापन अधिकारी सभी दावों के संबंध में जांच कर राज्य सरकार को विशिष्ट कथन प्रस्तुत करेगा। मतलब राज्य सरकार को क्या करेगा, विशिष्ट कथन प्रस्तुत करेगा। यदि उनके स्थान पर अन्य स्थान पर खेती करना समुचित है तो सरकार ऐसा आदेश पारित कर सकेगी। सरकार कौन सी है यहाँ पे, राज्य सरकार। तो राज्य सरकार ऐसा आदेश पारित कर सकेगी। तो ये आप नोट कर लीजिए जल्दी से। धारा 10, तो सभी धाराएं आपको रिवाइज कराएंगे। धारा 1 नाम विस्तार, दूसरा निर्वाचन खंड, तीसरा मतलब आरक्षित वन बनाने की शक्ति। 4 में क्या है कि आरक्षित वन बनाने के लिए वन बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति। तो ये सब पढ़िए हम, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलो इसके बाद चलते हैं
तो अब आते हैं धारा 11 पर। 11, 12 और 13 को पढ़ेंगे। तो 11 में क्या दे रखा है, जैसे ऐसी भूमि को अर्जित करने की शक्ति जिस पर अधिकार का दावा किया गया है। मतलब कोई भी जैसी भूमि है जिस पर कोई अगर अधिकार कर दावा कर रहा है तो फिर क्या करेंगे, वन व्यवस्थापन अधिकारी की बहुत पावर होती है। वन व्यवस्थापन अधिकारी मैंने बताया था आपको एसडीएम होते हैं। एसडीएम का मतलब एक तहसील या उसके प्रमुख होते हैं, आपको तो पता ही है। और यदि वह वन भूमि, चारागाह, वन भूमि, जलमार्ग आदि की नहीं है, अगर मतलब वो एक सरकारी भूमि नहीं है, अगर वो प्राइवेट भूमि है, तो उसकी जांच कर, तो वन व्यवस्थापन अधिकारी उस भूमि को कलेक्टर के रूप में, अगर वन व्यवस्थापन अधिकारी अपनी जांच पूरी करके उसको कलेक्टर के रूप में, मतलब ये कलेक्टर माने जाएंगे, तो वो उस भूमि को अर्जित कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। और वह कौन से अधिनियम में आएगा, भूमि अर्जन अधिनियम 1894 में आएगा। धारा 12 में है चारागाह या वन उपज के अधिकारों के दावों पर आदेश। मतलब अगर कोई वन उपज या चारागाह भूमि पर कोई दावा कर रहा है तो उसको भी एक कलेक्टर या वन बंदोबस्त अधिकारी खारिज कर सकते हैं, या पूर्णतः खारिज या थोड़ा सा अंशतः खारिज कर सकते हैं, भागतः खारिज। तो यदि कोई चारागाह या वन भूमि वन उपज के अपराध अधिकारों का दावा करता है तो वन व्यवस्थापन अधिकारी उसे पूर्णतः या भागतः मंजूर या खारिज करने वाला आदेश पारित करेंगे। ठीक है, तो इनकी पावर है कि वो उस भूमि को पूर्णतः या भागतः, मतलब अंशतः एक तरह से खारिज कर सकते हैं या आदेश पारित कर सकते हैं। तो धारा 13 में है वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा तैयार किए गए अभिलेख। तो वन व्यवस्थापन अधिकारी जब उस भूमि को आरक्षित वन बनाने के लिए उसका अर्जन करेंगे तो उस समय वो जो दावेदार हैं उनका नाम, पूरा नाम उनका नोट करेंगे, और उनकी बल्दियत, जो निवासी कहाँ के हैं, या कोई समूह दावा कर रहा है तो उस समूह का नाम, और उन भूमि भवनों के पूरा एड्रेस वगैरह उसका नोट करेंगे, अभिलेख तैयार करेंगे। तो यही धारा 13 में दे रखा है, कोई ज़्यादा बड़ी विशेष बात नहीं है। तो धारा 11 में क्या है, जो भूमि चारागाह या वन भूमि नहीं है उस पर अगर कोई दावा कर रहा है तो उसको अर्जित करने की शक्ति, और वो किस अधिनियम के तहत है, भूमि अर्जन अधिनियम 1894। भूमि अर्जन अधिनियम 1894, ये हमारा एक अधिनियम दे रखा है पहले से अर्जित करने का। उसके तहत वो एक कलेक्टर कहलाएंगे और आदेश पारित करने के लिए एक तरह से प्राधिकृत होंगे वो। तो धारा 12 में है चारागाह या वन उपज के अधिकारों के दावों पर आदेश। यदि कोई चारागाह या वन उपज में कोई दावा करता है तो उसको भी वो पूर्णतः खारिज या अंशतः खारिज कर सकते हैं। और 13 है वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा तैयार किए गए अभिलेख। मतलब वो अभिलेख जब धारा 12 का कोई आदेश पारित करेंगे उस समय वो उनके पास उन सभी के नाम या समूह के नाम या भवनों या उन सभी का एड्रेस पूरा वो उनके पास रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं धारा 14 पर। अब आते हैं धारा 14 पर। तो धारा 14 क्या है, जहाँ वह दावा मंजूर करता है वहाँ अभिलेख। मतलब जहाँ वो दावा करता है कोई भी व्यक्ति या कोई समूह, वहाँ जहाँ दावा करता है वहाँ क्या क्या अभिलेख, मतलब वहाँ अभिलेख क्या क्या होंगे। तो दूसरा क्या दे रखा है, धारा 12 के आदेश के क्रम में पूर्णतः या भागतः दावों को मंजूर करने के दौरान वन व्यवस्थापन अधिकारी यह भी अभिलेखित करेगा कि दावेदार के वन उपज, इमारती लकड़ी, ढोरे आदि का विनिर्माण हो सकता है या नहीं। तो यहाँ पर जो जो अभिलेख वो प्रस्तुत करेगा, जैसे कोई व्यक्ति या समूह के, हम यहाँ पर क्या करते थे कि वन उपज पैदा करते थे, या इमारती लकड़ी यहाँ पर पैदा करते थे, या यहाँ पर कोई ढोरा था उसे हम ढोते थे, या कोई पत्थर का टीला था, या कोई भी यहाँ पहाड़ था, तो उस पर अगर कोई दावा करता है तो वन व्यवस्थापन अधिकारी उसमें भी ये रेस्ट्रिक्शन करेगा। वो अगर उसे लगेगा कि ये भूमि इसे देने योग्य नहीं है तो उसमें भी वह उसकी जो इमारती लकड़ी थी, वन उपज थी, या कोई ढोरा आदि था, पहाड़ आदि था, पत्थर था,
उसको भी वो विनिश्चित कर सकता है कि ये देना है या नहीं है। उस समय की कंडीशन के अनुसार अगर वो लगता है कि ये आरक्षित वन के योग्य है तो वो उसको नहीं देगा। अगर वो लगता है कि वो अगर नहीं है, इसलिए अगर वो उसके प्रयोग के लिए है तो वो मंजूर भी कर सकता है उसके लिए, व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए या समूह के लिए। अब चलते हैं धारा 15 पर। तो मंजूर किए गए अधिकारों का प्रयोग। अगर वन व्यवस्थापन अधिकारी अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार दावों को मंजूर करने के उपरांत उनका प्रयोग सुनिश्चित करा सकता है। वन खंड के निकट विस्तार तक वन उपज या चारागाह के प्रयोग का अधिकार दे सकता है। मतलब जैसे धारा 15 मतलब दावों को मंजूर कर दिया है, परंतु दावों को मंजूर कर दिया पर उसके बाद भी वहाँ पर कोई विवाद हो रहा है तो वो अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार उनको इम्प्लीमेंट करा सकता है, ठीक से मतलब उनको आदेश को इम्प्लीमेंट करा सकता है। अगर वहाँ पे कोई रुकावट आ रही है या कोई उसमें मतभेद कर रहा है, आपस में विवाद कर रहा है, तो पूरी तरह से उसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं वन व्यवस्थापन अधिकारी। और अगर उन्हें ये लगता है कि इनके जो चारागाह थे या वन खंड थे वो छिन चुके हैं इनसे, व्यक्तियों से, वन व्यवस्थापन अधिकारी, तो उनके लिए वन भूमि के निकट या कोई विस्तारित वन है जहाँ पर कम है, थोड़ा सा आरक्षित वन की श्रेणी से थोड़ा सा हटके है, तो वहाँ पर उनको उपलब्ध करा सकता है। वन उपज या चारागाह दोनों चीज़ें उपलब्ध करा सकता है। तो यही बात धारा 15 में दे रखी है कि एक तो उसके क्या है कि उनके जो दावे हैं मंजूर करने के उपरांत उनको सही तरह से इम्प्लीमेंट करा सकता है, उनको विनिश्चित करा सकता है कि आप इनका प्रयोग करिए, आपको मंजूर कर दिए हैं, आप इनका प्रयोग करिए। दूसरा, यहाँ क्या है कि वन खंड के नज़दीक अगर उनके वन खंड या वन उपज या चारागाह छिन गए हैं, चले गए हैं, इनका प्रयोग जो कर रहे थे, तो उसके नज़दीक जो हमारा या वन भूमि, कोई वन खंड है, वन खंड मतलब कोई वन विभाग की भूमि है, उसको थोड़ा सा अगर वो प्रयोग में नहीं है इस समय तो उसको प्रयोग में इनके लिए दे सकते हैं, वन समूह के लिए। तो इतनी बात यहाँ कह रखी है। इसके बाद चलते हैं धारा 16 पर, अधिकारों का रूपांतरण। यदि धारा 15 के तहत प्रावधान असंभव होता है तब वन व्यवस्थापन अधिकारी उसके अधिकारों का रूपांतरण धन या भूमि के रूप में प्रदान कर सकता है। तो यहाँ क्या बात दे रखी है, यहाँ ये बात थी कि वन उपज या चारागाह का प्रयोग का अधिकार दे देगा, मतलब कोई भूमि या वन उपज देगा। अगर उनकी कोई ज़मीन चली गई उसके स्थान पर, अगर वो नहीं हो पाता है तो फिर क्या है, इसमें क्या है, उसके मतलब धन या भूमि के रूप में प्रदान करेगा। धन या भूमि मतलब या तो उसे धन देगा उसकी जगह या भूमि देगा, कोई अन्य भूमि जो वन उपज या चारागाह से अतिरिक्त होगी, तो या कोई उसकी भूमि से अलग होगी, तो उसे धन या जैसे कोई मुआवजा होता है ना, मुआवजा के रूप में उसे प्रदान करेगा। जैसे मुआवजा, धन को क्या कह देंगे, मुआवजा, तो जैसे ये प्रदान करेगा। अगर उसे लगता है कि धारा 15 के अधीन ऐसा नहीं हो पा रहा है, मतलब ये वाली कंडीशन नहीं हो पा रही है, ये वाली कंडीशन, तो उसे धन प्रदान करेगा या कहीं और भूमि प्रदान करेगा। तो इतना हो सकता है। तो आपने ये तीनों धाराएं पढ़ी। सबसे पहले कौन सी, 14, जहाँ वह दावा करता है वहाँ अभिलेख, अगर कोई अभिलेख प्रस्तुत करता है कि हमारा यहाँ पर ये था, वन उपज थी, इमारती लकड़ी थी, डोरे थे, तो उस पर वन व्यवस्थापन अधिकारी उसे विनियमन करने का आदेश दे सकता है या बिल्कुल रोक सकता है। तीसरा, 15 मंजूर किए गए अधिकारों का प्रयोग, तो मैंने आपको बताया, ठीक है। 16 में भी ये अधिकारों का रूपांतरण, ये याद करने हैं आपको, आराम से याद हो जाएंगे, अभी याद ही हो चुके हैं एक तरह से। अब चलते हैं धारा 17, 18, 19 और 20, लास्ट हमारी 4 धाराएं लगी हैं, 17, 18, 19, 20, जहाँ हमारा आरक्षित वन बनाने की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। धारा 4 से शुरू होती है, धारा 20 में ख़त्म हो जाती है। एक तरह से 4 से 20 होता है इसका, इसमें दो तरह का वो होगा। धारा 4 से लेकर 20 में वन बनाने की शुरुआत, वन आरक्षित वन बनाने की शुरुआत, और 3 में स्टेटमेंट दे रखा है कि एक शक्ति है सरकार के पास, वन बना सकता है, 4 से लेकर 20, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, 17। अब चलते हैं धारा 17 पर। तो हमने पढ़ी थी 16 तक पढ़ लिया है, अब धारा 17 पे चलते हैं। धारा 11, 12, 15 और 16 के अधीन पारित आदेशों के विरुद्ध अपील, मतलब धारा 11, 12 और 15 और 16, इनमें जो मतलब
इनके द्वारा, सरकार के द्वारा जो जो सूचना या अर्जन या आदि जो भी हो चुका है, सभी मतलब दावों का निपटारा हो चुका है, इन सब के अधीन अगर आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है तो आप एक अपील करेंगे कि अपनी भूमि के लिए अपील। तो वो अपील किस में की जाती है? धारा 17 में। तो यहाँ क्वेश्चन आएगा, अपील किस में की जाती है? एक मतलब किसी भी भूमि मालिक द्वारा या आप द्वारा, किसी के द्वारा अगर आपकी भूमि को आरक्षित वन बनाने के लिए लिया जा रहा है तो आप अपील कर सकते हैं धारा 17 के अधीन। तो धारा 17 में किस किस के लिए अपील की जाती है, कौन अधिकारी होते हैं? एक डीएम लेवल के अधिकारी होते हैं, तो डीएम के अधीन की जा सकती है, या एक वन न्यायालय बन जाता है, वन न्यायालय बनाया जाता है कि आप एक वन न्यायालय के अधीन अपील कर सकते हैं। तो वन न्यायालय और डीएम या राजस्व कलेक्टर, इनके अधीन आप अपील कर सकते हो, इनके समक्ष जाके आप अपील कर सकते हो। पर वो काल अवधि 3 मास, मतलब काल अवधि 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपील कर लेनी चाहिए, वरना वो आपका स्वतः ही खारिज हो जाएगा दावा, वो अपील आपकी मान्य नहीं होगी। अगर 3 महीने बाद आप आ रहे हो तो यही इसमें बात दी गई है, राजस्व कलेक्टर के अधीन 3 माह के अंदर अंदर अपील की जा सकेगी। इसके उपरांत वन न्यायालय या वन 3 सदस्यीय जो होता है उसका गठन कर अपील की सुनवाई होगी। मतलब वन न्यायालय के समक्ष भी हो सकती है और डीएम के अधीन भी हो सकती है। डीएम कहते हैं, ये राजस्व कलेक्टर अगर कहते हैं कि वन न्यायालय करेगा तो वन न्यायालय करेगा। फिर धारा 18, तो धारा 17 के अधीन अपील, मतलब जो 17 के अधीन जो अपील की गई है उसके उपरांत क्या है, यदि अपील वन व्यवस्थापन अधिकारी को की है तो वह उसको अपील को फॉरवर्ड करेगा। मतलब वो तो एक जांच अधिकारी है, तो वो अपील की सुनवाई तो करने से रहा वन व्यवस्थापन अधिकारी, क्योंकि जो जांच अधिकारी होता है वो अपील पर सुनवाई नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके विरुद्ध ही एक तरह से, मतलब उसने तो आदेश का पहले तो सॉल्व कर दिया दावों का जो भी करना था, तो उससे उच्च अधिकारी के समक्ष अपील की जाएगी। इसी वजह से वो राजस्व कलेक्टर को फॉरवर्ड कर देंगे, मतलब भेजेंगे अविलंब, मतलब बिना कोई विलम्ब करे हुए उसको भेजेंगे। इसके बाद राजस्व कलेक्टर अपील पर सुनवाई तत्समय करेंगे। अगर राजस्व कलेक्टर उस पर तत्समय सुनवाई करते हैं तो वो तत्समय करेंगे, अदरवाइज वन न्यायालय में अपील के स्थान पर चयन, पक्षकारों की सूचना आदि किया जाएगा। मतलब वन न्यायालय में भी उसकी सुनवाई होगी, परंतु उससे पहले उसका स्थान का चयन, कहाँ पर यह सुनवाई होगी, और पक्षकारों को सूचना आदि सब कुछ दिया जाएगा। तो यहाँ वन न्यायालय से ये सब कुछ होगा। उसके बाद अपील पर आदेश बहुमत पर आधारित होगा। मतलब ये नहीं है कि कोई एक अधिकारी ने या कोई एक सदस्य ने आपके विरुद्ध में कोई अगर अपील ठुकरा दी है तो वो मान्य होगी, परंतु ऐसा नहीं है। बहुमत, वहाँ पर भी बहुमत देखा जाएगा, और बहुमत के साथ साथ जो राज्य सरकार की पुनरीक्षण की जो नीतियाँ हैं, मतलब उसका अपील की जो नीतियाँ हैं वो फॉलो की जाएंगी एक तरह से, क्योंकि आपके अधिकारों का हनन नहीं होगा, वहाँ भी आपको सुनवाई का पूरा मौका मिलेगा। तो 18 के चौथे पॉइंट में ये दे रखा है। तो 18 में आपको ये बातें ये समझना है, बस आपको ये नहीं है कि इसके 4th पॉइंट में क्या आएगा। उपधारा है हालांकि इसकी। अब एक प्लीडर क्या होता है? जैसे कोई राज्य सरकार की अपील की सुनवाई के समय न्यायालय में हाजिर होने के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकेगी। मतलब राज्य सरकार क्या है कि जो भी अपील की सुनवाई हो रही है तो वो अपनी तरफ से एक व्यक्ति को आपके सुनवाई के समय अपना एक व्यक्ति नियुक्त कर सकेगा आपके, तो वो क्या कहलाएगा? प्लीडर। तो धारा 20 पर चलते हैं, जो है अंतिम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, धारा 20 और धारा 4। धारा 4 में क्या है कि वन बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति, वन बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति किस में आती है? धारा 4 में। धारा 20 में क्या आता है? वन को आरक्षित करने की सूचना। तो 4 से लेकर 20 में पूरी प्रोसेस खत्म हो जाती है। ये 4 से लेकर 20 में मतलब प्रक्रिया शुरू, आरक्षित वन बनाने की प्रक्रिया पूरी खत्म हो जाती है 4 से लेकर 20 में। तो 4 में क्या है? वन बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति। 20 में क्या है? आरक्षित वन बनाने की घोषणा। मतलब बन चुका है सब कुछ, सॉल्यूशन, अगर हमारा सब कुछ सॉल्यूशन हो चुका है, जैसे धारा 6 की कालावधि 3 माह बीत गई हो, मतलब 3 माह में आपने अपने दावों का सुलझा दिया है, तो वो अगर बीत गई हो, उसके बाद धारा 9 के दावों का निपटारा हो चुका हो, धारा 9 में कोई दावे करते हैं, अपील की भी अवधि बीत गई हो, मतलब 3 माह। जो धारा कौन सी है? 17। भूमि अर्जन अधिनियम कहते हैं, भूमि का चयन हो चुका हो। भूमि अर्जन अधिनियम कौन सा था? 1894। उसके अधीन भी भूमि का चयन हो चुका हो, तब राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर आरक्षित वन बनाने की घोषणा कर सकती है। यह वन आरक्षित वन समझा जाएगा वो वन उस समय से
जब ये सब दावों का निपटारा हो चुका होगा, सब कुछ हो चुका होगा, ये सब सारी प्रक्रियाँ पूरी हो चुकी होंगी, तो फिर वो लास्ट में क्या बन जाएगा, आरक्षित वन बनाने के लिए उसी डेट से जिसमें फाइनल हो जाएगा उस डेट से ही वो आरक्षित वन हो जाएगा। आरक्षित वन मैंने आपको बताया था क्या क्या उसमें है। उसमें प्रवेश करने, उसमें कोई सामान मतलब वन उपज को चोरी करने या उठाने या उसमें लकड़ी काटने, ईंधन ले जाने, कोई भी उस वन उपज को करने से मनाही होती है, रेस्ट्रिक्शन होती है। तो आरक्षित वन काफ़ी मतलब एक तरह से बिल्कुल आरक्षित हो गया, रिजर्व हो गया, वो वन के लिए रिजर्व हो गया, आरक्षित हो गया, वो उसमें कोई घुस नहीं सकता है, वो वन विभाग के लिए एक तरह से रिजर्व हो जाएगा। इसी वजह से वो आरक्षित वन कहलाता है। ये इसीलिए ये प्रक्रियाएँ अपनाई जाती हैं। तो आरक्षित वन बनाने के लिए पूरी प्रोसेस आपने देख लिया होगा, एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो 17, 18, 19, 20, तो 4 से लेकर 20 तक आपको ये पूछेगा आरक्षित वन बनाने की प्रक्रिया कितने में है। तो 4 से लेकर 20 तक आपको बनानी है, 4 से लेकर 20 तक। 3 में क्या है वो दे तो रखा है आरक्षित वन में, परंतु 4 से लेकर 20 तक पूरा क्वेश्चन आता है। 4 से लेकर 20 तक क्या है आरक्षित वन बनाने की मतलब पूरी प्रक्रिया है। 3 में क्या है कि उसके बारे में दे रखा है, शक्ति है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।